नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 4 सितंबर 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट न्यूज़, डिसीजन टू क्विट अर्ली नॉट टेकन अंडर एनी प्रेशर। देखिए, ऐसे तो ये बैंक स्पेसिफिक न्यूज़ है या कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ है, बट मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि उदय कोटक जो है, अब जो कि एमडी एंड सीईओ है कोटक बैंक के, आप सभी को पता ही होगा, तो वो अब जो है अपने पोजीशन से रिज़ाइन कर रहे हैं। देखिए, एक्चुअली येस बैंक के टाइम में ना एक पॉलिसी निकला आरबीआई का कि कोई भी जो एमडी या सीईओ अगर रहेंगे तो उनका जो रेजिग्नेशन है वो 15 ईयर्स का मैक्सिमम टेन्योर में रहेगा। मतलब उनका जो टेन्योर रहेगा वो मैक्सिमम 15 ईयर्स में रहेगा। तो अब उदय कोटक जो है, उनका टेन्योर 15 ईयर्स का एंड हो रहा था दिसंबर 2023 में। उन्होंने स्मूथ ट्रांजिशनिंग और ये सब चीज़ों को लेके उन्होंने बोला कि भाई मैं अर्ली रिज़ाइन कर रहा हूँ। ऐसा कोई रीज़न नहीं दिया सच, बस बिज़नेस का कंटिन्यूटी बना रहा है, इस टाइप का कोई रीज़न दे दिया। बट हाँ, ऐसा कोई प्रेशर नहीं था इनके ऊपर कि वो रिज़ाइन करना ही था उनको पहले। बट हाँ, उन्होंने पहले अपने मन से रिज़ाइन कर दिया। तो ये आरबीआई का जो 15 ईयर्स का जो टेन्योर का जो रूल है, बस वही एक ध्यान रखिए आप इस पूरे न्यूज़ में। फिर इसके बाद, इंडिया कुड अनबॉक्स आईफोन 15 विद द वर्ल्ड। आईफोन 15, आपको पता है आईफोन जब भी लॉन्च होता है इंडिया में, तो इंडिया का जो आता है जब स्टॉक, तो वो लगभग 2-3 महीने बाद आता है। मान लीजिए सितंबर में अगर लॉन्च हो रहा होगा, तो फिर वो इंडिया में लॉन्च होते होते दिसंबर हो जाता है। अब जो है आईफोन 15 से बोल रहे हैं कि भाई इतना हम डिले नहीं करेंगे, हम जो है जल्दी लेके आ जाएंगे उसको, आईफोन 15 को इंडिया में, कंपेयर टू अदर ग्लोबल कंट्रीज। मतलब अगर उधर सितंबर है तो उधर या तो सितंबर में या तो सितंबर के एकदम थोड़े टाइम बाद ही। लास्ट ईयर आईफोन 14 भी लॉन्च हुआ था, तो आईफोन 14 जो है वो 10 दिन बाद ही फॉक्सकॉन के प्रोडक्शन हाउस जो चाइना में है, सॉरी चेन्नई में है, उन्होंने प्रोडक्शन चालू कर दिया था। देखिए, ये सब ना न्यूज़ अगर आप कोट करते हो ना, तो मतलब जैसे आप कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंडिया की बात कर रहे हो और आपने उसमें सिर्फ एक आईफोन का एग्जांपल बोल दिया कि से सपोज आईफोन जो है पहले हमारे टाइम में 3-3 महीने तक आता था। ऑल्दो इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, बट आपने एक स्पेसिफिक चीज़ों को उठा के बोला, तो लोगों को क्या हिट करता है ये सब चीज़। जब आप अपने या अपने कोई इंटरव्यू में ये सब चीज़ बोलते हो या आंसर्स में ये सब चीज़ लिखते हो, तो यार ऐसा लगता है कि अच्छा, इतने कॉमन चीज़ों से जो लोग रिलेट कर सकते हैं उसका अपने एग्जांपल दिया, तो लोगों को काफ़ी हिट करता है ये सब चीज़। फिर उसके बाद, एसेट मोनेटाइजेशन प्रोसीड शुड बी यूज टू कट डेट, सीईए। देखिए, जो इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है वी अनंत नागेश्वरन, उन्होंने ये चीज़ बोला कि एसेट मोनेटाइजेशन जो इंडिया कर रही है ना, उसको, ठीक है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में तो आप इन्वेस्ट कर ही रहो, लेकिन मेन जो सबसे बड़ा चीज़ है, आप उससे अपना डेट को कट करो। इंडिया में क्या है प्रॉब्लम दोस्तों, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बहुत बड़ा कंपोनेंट एक है इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। आप सैलरीज तो दे रहे हो, पेंशन दे रहे हो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, आप उसे तो कट नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपने न्यू पेंशन स्कीम लेके आया जिसके तहत आपके मार्केट लिंक्ड इंसेंटिव रहेगा। ऐसा नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट, मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम के बारे में आप होप आपको फ़र्क पता होगा। ओल्ड पेंशन स्कीम में ऐसा रहता था कि भाई आप इन्वेस्टमेंट कर भी नहीं रहे हो, फिर भी आपको पोस्ट रिटायरमेंट जो है पेंशन मिले जा रहा है। न्यू पेंशन स्कीम का अलग चीज़ है कि भाई आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और मार्केट बेस्ड रिटर्न मिलेगा। तो वो एक अलग टॉपिक है डिस्कशन का, बट मेरा ये कहना है कि इन्होंने ये चीज़ बोला है कि भाई इंटरेस्ट कंपोनेंट होल्ड्स अ मेजर पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दैट इज वाई गवर्नमेंट शुड फोकस मोर ऑन पेइंग ऑफ इट्स डेट यूजिंग द एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों, ईटरीज प्लेटफॉर्म्स अर्ज गवर्नमेंट टू अलाउ फूड डिलीवरी ड्यूरिंग G20 मीट। बहुत ही छोटा सा न्यूज़ है। मैंने आपको पहले बताया था कि G20 अभी दिल्ली में हो रहा है, तो G20 के कारण कई सारे शॉप्स वगैरह बंद हो गए, ट्रेडिंग जो शॉप्स वगैरह है वो सब बंद हो गए, बट आपके एसेंशियल सर्विसेज ऑन रहेंगे। उसी में ये जो फूड डिलीवरी एप्स वगैरह है, उन्होंने ये चीज़ बोला है कि भाई ईटरीज प्लेटफॉर्म्स ये सब को आप एटलीस्ट फूड डिलीवरी के लिए ऑन करने के लिए रख दो, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा, ये भी एक पार्ट ऑफ एसेंशियल सर्विसेज मानो, और इसे भी जो है आप G20 की मीटिंग के दौरान इसको अलाउ कर दो। G20 के दौरान न्यू दिल्ली जो है पूरा का पूरा, आपका, मैं दिल्ली एनसीआर की बात नहीं कर रहा हूँ, न्यू दिल्ली की बात कर रहा हूँ। न्यू दिल्ली जो है पूरा का पूरा कंट्रोल जोन हो जाएगा, यानी कि सारे जो शॉप्स वगैरह जो है, जो टाइमिंग वगैरह रहेगा, वो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से खुलेंगे या बंद होंगे।
नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, वन नेशन वन पोल चैलेंजेस एंड पॉसिबिलिटीज़। इसमें बस एक दिया हुआ था एक आर्टिकल, तो मैंने बस पिकअप कर लिया, क्योंकि ये आपके कोई भी अगर आप सिविल सर्विसेज या अगर आप जनरल नॉलेज में भी थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कब से हमारे देश में जो है एक डिबेट चल रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन करने का। तो इसमें चैलेंजेस क्या आ सकते हैं? देखिए, एक तो ये है कि हम सिंक कैसे करें। अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग टाइम में इलेक्शन होता है। सपोज मान लो हमने सिलेक्ट किया भाई 2024 को हम जो है सिंक कर लेंगे। अब जिस स्टेट का 2023 में इलेक्शन हुआ, क्या वो एक साल में रिज़ाइन कर दे? जिस स्टेट का 2022 में इलेक्शन हुआ, क्या वो 2 साल में रिज़ाइन कर दे? तो इस टाइप का। और फिर जब जिस स्टेट का अगले साल होने वाला है, सपोज मान लो 2025 में होने वाला है, तो वो क्या पहले ही एक साल पहले रिज़ाइन कर दे? ठीक है। जिस स्टेट का मान लो 6 महीने 8 महीने, चलो 6 महीने का तो फिर भी टेन्योर कंसिडर किया जाता है, मान लो 8 महीने पहले एक्सटेंड खत्म होने वाला था, उनको क्या फिर एक्सटेंशन दे दिया जाएगा? तो इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस है कि भाई हम कैसे सिंक करें ये सब चीज़ों को। ठीक है। तो फिर इसके लिए अलग अलग जो है बॉडीज़ अपना अपना रिकमेंडेशन दिए। जैसे कि लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया कि भाई आप 2 फेजेस में इसको सिंक करो। एक, सेंट्रल इलेक्शन के आसपास जितने भी इलेक्शंस आ रहे हैं स्टेट के, उनको एक साथ करा दो। दूसरा, 2.5 साल बाद जो इलेक्शन आ रहा है सारे स्टेट्स का, उसको लगभग जो है एक साथ करा दो। तो ऐसे क्या होगा, आपके 2 पार्ट में जो है इलेक्शन होने लगेंगे। फिर उसके बाद नीति आयोग ने भी यही सेम रिकमेंडेशन दिया। नीति आयोग ने बोला कि भाई लोकसभा polls with 14 states at one go in May to June, as it's the current electoral cycle, and the remaining states to go on poll in the roughly in the next 2.5 years। ठीक है। अब इसमें बोला जा रहा है कि भाई चलो ठीक है, आपने सिंक कर लिया। ठीक है। अब टर्म ऑफ हाउस एंड डिसोल्यूशन ये कैसे होगा? सपोज मान लो कई स्टेट्स का जो है ऐसे तो देखिए हर स्टेट्स का 5-5 साल का इलेक्शन रहता है, लेकिन अगर आप राज्यसभा की बात करो तो उनका तो 5 साल का नहीं रहता, तो उनको फिर इलेक्शन कैसे होगा? तो ऐसे है कि भाई हर बॉडीज़ का अलग अलग टेन्योर का रहता है, तो उसका सिंक्रोनाइजेशन कैसे होगा? फिर उसके बाद आफ्टर मैथ ऑफ द सिंगल पोल, अगर मान लो आप करते हो आज के डेट में इलेक्शन, ठीक है, बीच में 2 साल बाद किसी गवर्नमेंट ने रिज़ाइन कर दिया, फिर अब उसका इलेक्शन कैसे करोगे? चाहे क्या वो 3 साल तक उस स्टेट को विदाउट गवर्नमेंट रखोगे? अब मान लो अगर सेंटर ने रिज़ाइन कर दिया, तो क्या सारे स्टेट्स का रेजिग्नेशन मान लोगे आप? तो ये होगा कैसे? बहुत सारे चैलेंजेस है इसमें। अगर कोई हंग असेंबली है, मान लो गवर्नमेंट ने जैसे मैंने आपको बताया रिज़ाइन कर दिया, या कोई अभी जैसे महाराष्ट्र में हुआ कि भाई पार्टीज बदल लिए एमएलएज वगैरह, तो वो सब स्टेट में आप क्या करोगे? ठीक है। और बाई इलेक्शंस अगर होता है तो उस केस में फिर आप क्या करोगे? तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन है जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन काफ़ी चैलेंजिंग होगा। ऑब्वियसली उसके बेनिफिट्स भी है कि भाई चलो ठीक है, एक साथ में पूरा इलेक्शन हो जाता है, तो फिर बार बार जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। अब जैसे मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि भाई आप दिसंबर में मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, दिसंबर में इलेक्शन रहता है, आपका अक्टूबर नवंबर से मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। अब अक्टूबर नवंबर से मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, फिर दिसंबर के इलेक्शन के बाद मान लो जनवरी फरवरी तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खुल जाता है। फिर 1 महीने बाद ही सेंटर का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है पूरे कंट्री में, तो उसमें छत्तीसगढ़ भी आ जाता है। तो भाई फिर छत्तीसगढ़ में वापस से फिर वो एमसीसी लग जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है, अगर कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम कर रहा हो, ठीक है, या कोई गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड कोई अगर कोई बेनिफिट भी ले रहा हो एज ए सिटीजन, तो उसे फिर ना वो नई स्कीम का अनाउंसमेंट पूरे लगभग आप समझ लो 6 महीने तक नहीं मिलता है, या नई स्कीम का पेमेंट वगैरह जो होता है वो 6 महीने तक नहीं मिलता। तो ये सब प्रैक्टिकल लेवल्स में जो प्रॉब्लम है दोस्तों, वो सॉल्व हो सकता है आपके किससे? वन नेशन वन इलेक्शन से। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों, बॉन्ड इन्वेस्टर्स बेट फेड हाइकिंग इज ओवर। See, the bond investors have been predicting that the Fed is going to hike the interest rate, is going to hike the interest rate. Now, after so many hikes from around 0.35 to 5.25, मतलब almost 5.25% का इंक्रीमेंट हो गया पिछले कुछ मतलब पिछले साल में, 1-1.5 साल में। तो अब जो है the analysts are predicting कि भाई the Fed is not going to hike the interest rate anymore. The interest rate has been plateaued, and now the time has come where you can invest in bond market. Why bond market? Like I've told you before that investment of bond market is dependent on the interest rate environment.
इफ़ यू फील दैट द इंटरेस्ट रेट इज़ गोइंग टू इंक्रीज, तो आप क्या करोगे, आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे. वाई? बिकॉज एज सुन एज द इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ द बॉन्ड डिक्रीजेज, ये द यील्ड ऑल्सो इंक्रीजेज. तो क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, यील्ड बढ़ जाता है बॉन्ड का, एंड यील्ड एंड प्राइस बॉन्ड का इन्वर्स रिलेशन ही, ये आप हमेशा याद रखना. तो इसी चीज़ के कारण इन्वेस्टर्स अब बोल रहे हैं कि भाई अब फेड का इंटरेस्ट रेट बढ़ाना हो गया है, नाउ वी कैन सेफली इन्वेस्ट इन द बॉन्ड्स. कई सारे एनालिस्ट बोल रहे हैं, जैसे ब्लैक रॉक हो गया, जेफरीज हो गया, ये सब. नेक्स्ट इज ऑल्सो सेबी आस्क्स ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स टू फ्रेम गवर्नेंस कोड. देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है, AIF जिसे हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, उसका क्या है कि अभी गवर्नमेंट कह रहे हैं कि भाई हम जो है सेबी कह रहा है कि इसका भी रूल फ्रेम किया जाए. क्योंकि क्या होता है, AIF में ना कोई कोड नहीं रहता, कोई मतलब गवर्नेंस कोड वगैरह नहीं रहता. तो इसमें क्या रहता है कि भाई आप जो है जैसे जैसे आप चीज़ें आते गए, आप वैसे वैसे अपना रूल्स बनाते गए. तो अब सेबी कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, गवर्नेंस कोड एक बनाना पड़ेगा, सो दैट हम जो है उसी हिसाब से काम करेंगे. और अब ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स का मैं आपको बता देता हूँ, मिनिमम इसमें इन्वेस्टमेंट होता है 1 करोड़. तो ये फंड्स वगैरह बोलते हैं कि भाई इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, आप रिटेल इन्वेस्टर्स जिनका जो लिमिट रहता है 2 लाख रहता है, बहुत छोटे मोटे इन्वेस्टर्स रहते हैं, उनको कोई भी फ्रॉड करके पैसा लूट के जा सकता है. जब ये इतने बड़े इन्वेस्टर्स 1-1 करोड़ वाले, तो यार इनको क्या खुद को सेंस नहीं रहेगा कि आप इनको तरफ से रेगुलेट क्यों करना चाहते हो और आप हम पे बाउंडेशन ज़्यादा क्यों लगाना चाहते हो. सेबी ने बोला हम तो लगाएंगे, पैसा तो इन्वेस्टर का ही है, आप लोग जो है ज़्यादा रिटर्न जो है जनरेट करके दिखा के आप इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हो. और उससे प्रॉब्लम क्या हो जाता है, उससे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि भाई इन्वेस्टर्स का पैसा डूबने का चांसेस रहता है. तो इसीलिए हम जो है ये रूल लेके आएंगे. सिमिलर रूल जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो कि US में काम करता है, उन्होंने भी लेके आया था. बट ये सारे फंड्स जो है उनको काफ़ी ज़्यादा बैकलैश दिए थे, मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था कि भाई हु आर यू टू रेगुलेट अस, आई मीन वी आर वर्किंग इन सॉर्ट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट, एंड हम जो है छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े बिग HNIs वगैरह का भी इन्वेस्टमेंट लेते हैं, तो उनको खुद को सेंस है आप कौन होते हो रेगुलेट करने वाले. वैसे इंडिया में भी क्वेश्चन उठ रहे हैं, बट इंडिया के जो AIF है वो इतना स्ट्रांगली अपोज नहीं किया, उन्होंने वेलकम किया है डिसीजन को. हाँ, जब रूल्स आने लगेंगे, जब इम्प्लीमेंट होने लगेंगे, जब उनको प्रॉब्लम होने लगेगा, तब जाके क्रिटिसाइज करने लगेंगे. आई होप आपको AIF और उसको रेगुलेट नहीं होता है और क्या ज़रूरत है और क्या इंटरनेशनली इस सब चीज़ का चल रहा है एनवायरनमेंट, वो आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट दोस्तों, रूल्स में भी ईज फॉर ऑर्गन डोनेशन. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया में जो डिमांड सप्लाई काफ़ी ज़्यादा स्क्यूड है, एज इन सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है. ऑर्गन फेलियर कभी भी किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, और इनके अगेंस्ट में जो सप्लाई है वो बहुत कम लोग दे पा रहे हैं, मतलब बहुत कम लोग अवेलेबल, बहुत कम लोगों का ऑर्गन्स जो है वो अवेलेबल है. अब ऐसा नहीं कि जीते जागते आदमी का ऑर्गन निकाला, भाई चलो ठीक है किसी और को बचाना है उसको दे दो, नहीं. होता क्या है, कई बार जब कोई डिसीज रहता है तो उससे या डिसीज होने वाला रहता है, देखिए पता चल जाता है डॉक्टर्स को भी उनके एक्सपीरियंस से कि भाई अब ये इंसान बच सकता है कि नहीं बच सकता. तो उसके कारण जो है एक रूल होता है, जैसे कि अभी जो रूल का अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कि ऑप्ट इन एंड ऑप्ट आउट रूल. ऑप्ट इन रूल में क्या होता है कि इंसान अगर जीते जी अगर बोल दे कि भाई ठीक है, मेरे मरने के बाद या मेरे मरने से जस्ट पहले जो है मेरे ऑर्गन्स को निकाल दिया जाए और किसी को दे दिया जाए डोनेशन के लिए जिसको ज़रूरत है, वो ठीक है. अदरवाइज आप उसका कुछ निकाल नहीं सकते ऑर्गन से, ठीक है, अगर वो कंसेंट नहीं दिया तो. अब ऑप्ट आउट स्कीम क्या रहेगा, ऑप्ट आउट स्कीम ये रहेगा कि भाई इंसान अगर मर चुका है तो he is assumed to have been to have given consent unless otherwise stated. मतलब अगर कोई इंसान मर जाता है और वो विदाउट एनी कुछ बोल के जाता है कि भाई नहीं ठीक है मेरा ऑर्गन को डोनेट कर दिया जाए कि नहीं कर दिया जाए, कुछ भी नहीं बोलता है, तो इट इज़ प्रिज्यूम कि उसने बोल दिया गया है कि भाई डोनेशन कर दो और उसका ऑर्गन निकाल के दूसरे लोगों को दे दिया जाएगा. तो दिस इज़ अ वेरी आई वुड से वेरी डिफरेंट स्टेप, एंड इससे काफ़ी अच्छा हो सकता है फॉर मीटिंग अप द डिमांड एंड सप्लाई. और
क्योंकि इंडिया में मैंने आपको बताया कि सप्लाई का कमी बहुत ज़्यादा है और डिमांड बहुत ज़्यादा है ऑर्गन फेलियर को लेके, तो एक बहुत अच्छा स्टेप माना जा सकता है। हालांकि इस पे अभी चर्चा होंगे, नीति आयोग जो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर से डिस्कशन करेगा, बट ये एक स्कीम था तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, नाइजर डिमांड्स फ्रेंच ट्रूप्स एनवॉय डिपार्ट एज डेडलाइन पास। देखिए नाइजीरिया में क्या है कि फ्रेंच कॉलोनाइजेशन था पहले, अभी भी जो है जो फ्रेंच वगैरह जो है कंट्रोल करते हैं नाइजीरिया को, फ्रांस जो है। तो अभी क्या हुआ कि फ्रांस के जो डिप्लोमेसी मतलब जो राजदूत है, एम्बेसडर बोल लो जिसको आप, वो नाइजीरिया में थे। और नाइजीरिया में क्या हुआ, कूप हुआ जुलाई में। तो जुलाई में जब कूप हुआ तो इन्होंने ये चीज़ बोला कि भाई फ्रेंच के जो एम्बेसडर है वो चले जाए कृपया, 48 आवर्स का हम टाइम दे रहे हैं, आप कंट्री छोड़ के चले जाइए। बट इमैनुअल मैक्रोन जो है फ्रांस के प्रेसिडेंट, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हम कोई कॉल वॉल नहीं कर रहे अपने एम्बेसडर को, हमारे एम्बेसडर एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करेगा और किसी को सपोर्ट नहीं करेगा। तो अब वापस उस चीज़ का थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ गया है, थोड़ा प्रोटेस्ट वगैरह ज़्यादा हो गया। और अभी जो उनके नाइजीरिया के जो कोर्ट है उन्होंने भी बोल दिया कि भाई जो फ्रांस का एम्बेसडर है उनको जो है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं मिलेगा, उन्होंने रिवोक कर लिया। तो अब देखते हैं इस पर क्या डेवलपमेंट है। ऑब्वियसली नाइजीरिया का इतना तो हिम्मत नहीं है कि फ्रांस को उनके डिप्लोमेट्स को कुछ कर दे, बट ये थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ चुका है इस प्रोटेस्ट का। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड दोस्तों, हैव अ नाइस डे।